नमस्कार, बंसल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की, यानी कि महिला सशक्तिकरण की। जी हाँ, महिला सशक्तिकरण की बातें तो हर मंच से आपने सुनी है। महिला यानी आधी आबादी, और इस आधी आबादी को कितनी शक्तियाँ दी गई हैं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कितने काम हुए हैं और इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। और क्योंकि महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है तो जाहिर तौर पर महिलाएं ही आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई हैं। आप सबका सबसे पहले तो बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगी कि आप लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और ये भी बताइएगा कि आप लोग क्या क्या करते हैं, जॉब में हैं या स्टडी आप लोगों की चल रही है। Hi, good evening everyone. My name is Diksha Srivastav. I'm studying in my masters and I'm doing masters in English and Cultural Studies from Bangalore, Christ University. गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम साक्षी मिश्रा। मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ मिलिट्री साइंस से एंड साथ में आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम ज़ैनब अफजल है। मैं थर्ड ईयर में हूँ एक्सीलेंस कॉलेज और उसके अलावा आईसेक में आई एम द करंट प्रेसिडेंट फॉर भोपाल। थैंक यू। जी नमस्कार, मैं आरुषि कुलश्रेष्ठ। मेरी ग्रेजुएशन पिछले साल हो चुकी है। पिछले 2 साल से मैं अपने स्टार्टअप पिनाकिलो पे काम कर रही हूँ। तो आई एम अ वुमन एंटरप्रेन्योर। यहीं पे भोपाल स्मार्ट सिटी में इंक्यूबेटेड है मेरा स्टार्टअप। नमस्कार, मेरा नाम अभिश्री कुलश्रेष्ठ है। मैं जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ एंड मैं और आरुषि एक्चुअली साथ में हमारे स्टार्टअप पिनाकिलो में काम करते हैं, जो कि एक एडटेक स्टार्टअप है। इसके साथ मैं जोमेटो फीडिंग इंडिया भोपाल चैप्टर की सिटी हेड भी हूँ। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी तिवारी है एंड आई एम परसुइंग माय एमए इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम भोपाल ओनली एंड I'm feeling really privileged to be here sharing my views to all the audiences and aspire to be an educator and I'm really glad to be here. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम स्तुति शर्मा है। मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ। दिस इज़ माय थर्ड ईयर। सो मैं कॉलेज बॉम्बे से मैं पढ़ रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम ऋषिका है। आई एम परसुइंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स विथ मैनेजमेंट एक्सीलेंस कॉलेज से एंड आई एम अ प्रेसिडेंट अवार्डी। आई रिसीव्ड प्रेसिडेंट अवार्ड इन स्काउट एंड गाइड फ्रॉम लेट प्रणव मुखर्जी। नमस्ते, मेरा नाम मृदुला विपिन है। मैं बनस्थली विद्यापीठ से जर्नलिज्म परस्यू कर रही हूँ और मेरा भी स्काउट एंड गाइड में प्रेसिडेंट अवार्ड रहा है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एशिया के सेकेंड लार्जेस्ट रेसिडेंशियल वुमेन कॉलेज से बिलोंग करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम आकृति श्रीवास्तव है। मैं भोपाल से माखनलाल चतुर्वेदी से मीडिया मास्टर्स कर रही हूँ एंड आई एम अ राइटर। तो मैं बहुत ही एक प्यारी सी चीज़ स्टार्टिंग में बोलना चाहूँगी। दिलों में बस जाऊँ वो मोहब्बत हूँ, कभी बहन तो कभी ममता की मूरत हूँ। हाँ मैं एक नारी हूँ, हाँ मैं एक नारी हूँ। वाह, बहुत सुंदर। प्लीज़ आप लोग, मैं चाहूँगी कि आप इनके लिए तालियां बजाइए, और इनके लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए, अपने लिए, कि आप लोग यहाँ पर बैठे और इतना कुछ अचीव आपने किया है। आने वाले समय में आप इतना कुछ अचीव करेंगे। कुछ हैं जो प्रेसिडेंट से ऑलरेडी अवार्ड ले चुके हैं, कुछ हैं जो आने वाले समय में और भी बहुत कुछ अचीव करेंगे। एक महिला होने के नाते आप अपने आप को कहाँ इस वक्त पाती हैं, महिलाओं की स्थिति को इस वक्त कहाँ पाती हैं? और क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने घर में अकेली महिला तो नहीं होंगी, आपकी मम्मी होगी, हो सकता है आपकी भाभी भी हो, आप कहाँ उन्हें इस वक्त देखती हैं? तो इस चीज़ में मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज्ड फील करती हूँ, बिकॉज मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे मेरे पापा ने हमेशा से बहुत इंडिपेंडेंट बनना सिखाया है। बचपन से मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए। ऐसा भी टाइम था जब कुछ रिलेटिव्स बोलती थी कि बेटी है, छोटी है, ऐसे अकेले क्यों भेज देते हो, बट मेरे पापा ने हमेशा मुझ पर बिलीव रखा एंड ही मेड मी दिस इंडिपेंडेंट। एंड आई फील कि ऑब्वियसली सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, बट टाइम के साथ साथ वो डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है। लाइक पीपल लाइक माई फादर, आई गेस दे आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसे ही लोगों की वजह से चेंज आ पाएगा। एंड इट्स लाइक कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा खुद का स्टार्टअप है। लास्ट ईयर मैं ग्रीस गई थी इंटर्नशिप करने के लिए एंड आई एम एबल टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज मेरे पापा ने मुझ पर बिलीव किया। आप लोगों में से और कौन है जो ये मानता है, जो ये समझता है कि अगर हमारे घर में एक सिंगल पुरुष भी हो, एक मेल हो, चाहे आपका भाई हो, आपके चाचा हो, आपके पापा हो, कोई भी अगर फैमिली में आपको सपोर्ट करे तो आप एक कदम आगे बढ़ा सकती हैं, अपनी फैमिली को प्राउड फील करवा सकती हैं?
ये हम हमारे बचपन से सीखते हैं कि जो बच्चा बचपन में देखता है अपने पापा को या अपनी मम्मी को, तो वो सेम बड़ा होके चीज़ करता है। हम फेमिनिज़म की बात करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं। साइकिल चलाना लड़का भी सीखता है, लड़की भी सीखती है, तो फिर आटा गूंदना लड़की क्यों सीखे? तो ये दोनों को सीखना पड़ेगा। हम फेमिनिज़म के नाम पे ज़्यादा प्रिविलेज कर देते कि नहीं, लड़कियों को ये अधिकार मिलना चाहिए। फेमिनिज़म का एक्चुअल और रियल मतलब ये है, औरत और मर्दों दोनों को आपको इक्वल राइट, जो सही है वो सही है, जो गलत वो गलत। फेमिनिज़म सिर्फ पर्टिकुलर विमेंस के लिए नहीं होता। ये कई लोग इसको गलत उस पे ले जाते हैं कि ये सिर्फ औरतों के ही सपोर्ट में होता है। नहीं, फेमिनिज़म वो होता है जो दोनों, औरत और मर्द दोनों को एक इक्वल राइट देता है, उनको साथ में काम करने का, और उनको जो भी आगे करना है वो एक इक्वल उनको प्रिविलेज मिलना चाहिए। हम पर्टिकुलरली सिर्फ औरत को ही, जैसे मैं कहने, एक सूडो फेमिनिस्ट करके वर्ड होता है, इसका मतलब होता है जो फेक फेमिनिज़म होता है उनको मतलब पता नहीं होता है कि फेमिनिज़म का एक्चुअली मतलब क्या होता है। कहीं प्रोटेस्ट चल रहा है तो इन लोग चले गए प्रोटेस्ट करने। ये चीज़ आपको पता करना पड़ेगा, सही क्या है गलत क्या है, फिर आपको अपना व्यू पॉइंट देना पड़ेगा। ऐसा रियल फेमिनिस्ट वो होता है जो पुरुषों से नफ़रत नहीं करवाता है। कुछ लोग सिर्फ पुरुषों से नफ़रत करते हैं, तो रियल फेमिनिज़म वो है जो पुरुषों से हमें नफ़रत नहीं करना है, गलत के लिए लड़ना है, अन्याय के लिए लड़ना है। और कहते हैं फेमिनिज़म जो औरतवादी, जो नारीवादी जो वर्ड होता है कि पुरुष को पुरुष होने का अहम कम करना है और औरत को औरत की हीन भावना कम करनी है। वो एक्चुअल व्हाट फेमिनिज्म इज। ठीक है, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि आप कितना इनके बाद से कांटेक्ट रखते हैं या कनेक्ट होते हैं कि फेमिनिज़म एक्चुअली क्या है। फेमिनिज़म नारीवादी केवल नारियों तक ही सीमित है, या जो सवाल मैंने पहले भी पूछा था कि कहते हैं कि एक पुरुष को आगे बढ़ाने के लिए एक महिला का सपोर्ट ज़रूरी है, एक महिला का हाथ होता है। क्या आप इसे मानती हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी पुरुष का हाथ पीछे होता है, या फिर महिलाएं इतनी सक्षम हैं, आप उसे आज़ादी दीजिए, वो खुद आगे बढ़ जाएगी? मैं इनसे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि फेमिनिज़म का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम औरत और आदमी के बीच में फ़र्क ना देके, हमें उनके जितना पैसे के अपॉर्चुनिटी का, पेमेंट का, इस सब का अपॉर्चुनिटी हमको मिले, इन सब का चांस हमको मिले, इतना ही हम मानते हैं। और मैं ये भी मानती हूँ कि हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई थिंक यहाँ जो भी बैठे वो सब एग्री करेंगे इस बात से कि हम सबकी लाइफ में एक या एक से ज़्यादा मेल फिगर ऐसे रहे होंगे जो हमको मोटिवेट करते हैं। हम सब इतनी रात को यहाँ बैठे हैं, हम सब के पेरेंट्स इतना ट्रस्ट करते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है। पर मैं ये भी रिकग्नाइज़ करती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। बहुत सारी औरतें हैं जिनको ये चांस नहीं मिल पाता कि वो रात को क्या दिन में भी घर से बाहर निकले। तो उन सब के लिए हम ही आवाज़ उठा सकते हैं, इसीलिए ये एक फेमिनिज़म का मूवमेंट बना है और उसकी ज़रूरत भी है हमको। आपसे समझना चाहेंगे कि अगर करियर की बात की जाए, आप एजुकेशन में हैं या फिर आप जॉब में हैं, वहाँ पर आप खुद को कहाँ पाती हैं? करियर में आप खुद को कहाँ पाती हैं? अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रही हैं तो वहाँ एक मेल को और एक फीमेल, आप दोनों को किस तरह से देखती हैं? मेरे को आज तक मेरे कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा इक्वालिटी है, तो मेरे साथ तो मैंने कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया नहीं है। मैंने इंटर्नशिप में भी कभी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया, लेकिन आई हैव सीन पीपल जहाँ पे अभी भी देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स जहाँ पे अभी भी वेज के लिए बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। पर अब वी हैव कम टू अ प्लेस जहाँ थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। हम लोग को काफ़ी फ्रीडम मिलती जा रही है, हम लोगों को काफ़ी इक्वल स्पेस मिलता जा रहा है। इक्वल स्पेस मिलता जा रहा है, जैसा कि इन्होंने अभी बताया था कि इनके पापा इन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर बैठी हैं और आगे अगर बढ़ रही हैं तो पापा ने ट्रस्ट किया है, सोसाइटी से पापा लड़े हैं कि नहीं, मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। तो आपकी फैमिली में भी ऐसा आपको माहौल मिला है कि आप आगे बढ़ पाएँ, या आपके साथ दूसरी जो आपकी फ्रेंड्स हैं उनके माहौल को भी आप इसी तरह से देखती हैं? मेरी फैमिली में मेरे पहले कोई भी फीमेल नहीं थी, मतलब आई वॉज द फर्स्ट गर्ल चाइल्ड ऑफ माई हाउस। तो माई फादर हैज़ ऑलवेज बीन कि तुम लड़की हो इसका ये मतलब नहीं कि तुम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन है। आई वॉज पार्ट ऑफ द NCC, द बेस्ट कैडेट ऑफ NCC मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ का। मैं हर उस कंपटीशन में गई हूँ एंड आई हैव फॉट विद बॉयज़ एज वेल, बट
मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कि वो अपनी बात पब्लिक तक रख सकती है। जो जितने भी मूवमेंट्स आ रहे हैं, मी टू, फेमिनिज़म, वो हमारी जनरेशन ही एक तरीके से लेके आई है। एंड द जनरेशन इज़ स्टैंडिंग ऑन दैट वेरी स्ट्रांगली कि अगर हम कुछ मूवमेंट लेके आए हैं तो हमें ही वो उसको और आगे लेके जाना है। एंड यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे फीमेल चाहे मेल, एवरीबडी विल अग्री कि जो हमारी जनरेशन है इज़ वर्किंग फॉर द चेंज एंड सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको पूरा सपोर्ट करा जाए, चाहे लड़की को 10 बजे घर से वापस आना हो या लड़के को घर से वापस आना हो। रिस्क सबके लिए है, लड़की के लिए रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि उनको लगता है कि उसको कुछ हो जाएगा। अगर हम घर से ही एजुकेशन दें कि तुम्हें भी 10 बजे वापस घर पे आना है, तुम्हारे साथ भी कुछ हो सकता है, तुमको भी कोई लूट सकता है, तुमको भी कोई मार सकता है। अगर हम लड़के को भी यही चीज़ बोलें, इक्वल रूल्स हों घर में कि अगर लड़की रोटी बना रही है तो तुम परसों, वो 10 बजे घर आ रही है तो तुम भी 10 बजे घर आओ, वहीं से चेंज आएगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि इक्वालिटी आप क्या अभी देख पा रही हैं? जैसा कि उन्होंने कहा कि वी आर वर्किंग फॉर अ चेंज, क्या वो बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को मैसेज दे रहे हैं, आपको अगर आपके पेरेंट्स मैसेज दे रहे हैं कि बेटा 10 बजे तक आपको घर वापस आना है, क्या यही मैसेज आपके भाई को मिलता है? मैं कुछ भी बोलने से पहले मैं कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूँगी। ये कैफ़ी आज़मी की हैं। कैफ़ी आज़मी वाज वे ऑफ हिज, ही वाज वे अबव ऑफ हिज टाइम। ऐसा बोला जाता है कि जो उनके एक पोएम है औरत, तो औरत में उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं दे आर so much relatable that I keep on wondering कि they are just relatable till now. and उन्होंने जो ये औरत लिखी थी, आई गेस 1940s में लिखी थी, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने लिखा था, तू फला तूने अरस तू है, तू ज़ोहरा परवी, तेरे कब्ज़े में है गर्दू, तेरे कब्ज़े में है गर्दू, तेरी ठोकर में ज़मी, हाँ उठा जल्द उठा, हाँ उठा जल्द उठा, ए मुकद्दर से जबी, मैं रुकने का नहीं, वक्त भी रुकने का नहीं, लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि संभलना है तुझे, लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि संभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो जो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि उनकी जो बेटी है शबाना आज़मी, वी ऑल नो हर, तो शी इज़ काइंड ऑफ द वुमन, शी इज़ रिवोल्यूशनरी इन हर ओन वे। एंड द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी दैट डू आई फेस द डिस्क्रिमिनेशन एट माई होम, I used to took it in a wrong way, that my father used to say that listen, you just come home at 6 o'clock at evening, or else I have to do something. So I used to took it in a wrong way, that why is he so much restrictive, why is he just putting so much मेरे साथ ही क्यों हमेशा, मेरे साथ ही क्यों हमेशा। Then my bhai was also he was just ही इज़ 3 years elder than me, और वो भी बड़े हो रहे थे मेरे साथ। तो एक दिन वो उनको भी एक दिन लेट हो गया, देन ही सेड द सेम थिंग टू माई ब्रदर एज वेल, दैट यू शुड कम अर्ली एट होम, नहीं तो तुम्हारे लिए भी कुछ करना पड़ेगा, आई हैव दिस पनिशमेंट फॉर यू एज वेल। तो देन आई थॉट कि कि इट्स नॉट विथ मी ओनली, इट्स अबाउट हिज डिसिप्लिन, इट्स नॉट डिस्क्रिमिनेशन। आई मिसटुक द वर्ड डिसिप्लिन विद द डिस्क्रिमिनेशन। वो एक डिसिप्लिन सिखा रहे थे कि हमें पहले आना है घर, चाहे कुछ भी हो जाए, बी इट अ बॉय और अ गर्ल। इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। अबाउट जेंडर टू हिम। आई बिलोंग, आई लिटरली फील वेरी प्रिविलेज कि मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ, एंड आई गेस हम जितनी लड़कियाँ यहाँ बैठे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग मिलियंस ऑफ विमेन। तो मैं बोलना चाहूँगी कि अगर ऐसा कुछ होता है, इनफैक्ट अगर आपके भाई के साथ भी द सेम रूल्स आर बीइंग अप्लाइड ऑन हिम एज वेल, देन इट्स गुड। इट्स अबाउट डिसिप्लिन, इट्स नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन। एज यू से यू आर सो लकी, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम खुद को लकी समझते हैं, ऐसा हर कोई नहीं है, ऐसी हर लड़की यहाँ पर नहीं है कि वो खुद को समझ पाए कि हम कितने लकी हैं। अभी जैसा इन्होंने जिक्र किया था टाइमिंग को लेके बात आई, जैसे मैं खुद का अगर पर्सनल अपना बताऊं तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स बहुत डरते हैं कि मुझे 7 बजे तक घर पहुंचना है या मुझे 8 बजे तक घर आना ही है, लेट हो रही हो तो कॉल करो। अगर मैं कॉल करना भूल जाऊं तो मेरे पेरेंट्स खुद कॉल करते कि कहाँ हो, हमें अपडेट दिया करो कि तुम कहाँ रहती हो। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? मीटू का जिक्र किया गया, ये मीटू जब कैंपेन उठा उसके पहले तो कोई आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही थी।
अचानक से उठा और उसके बाद हौसला बढ़ा महिलाओं का, सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लड़कियां सामने आई कि मेरे साथ भी गलत हुआ है। तो ये कहा जा सकता है ना कि आवाज़ कहीं दबी हुई थी और एक अगर बोलना शुरू करे तो पीछे से फिर और भी हाथ आपके लिए उठेंगे। कितना आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी, तो मैं इस बात से काफ़ी हद तक अग्री करती हूँ कि आवाज़ें जब उठती हैं, जब शोर होता है तभी लोग सुनना शुरू करते हैं। मतलब आज से अगर 40 साल पहले की फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करी जाए तो आई एम प्रीटी श्योर कि तब भी सिनेरियो यही होगा, सिचुएशन यही होगी, पर आज उस बारे में बात करी जा रही है। पर उसके साथ ही जो एक और चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि जब भी फेमिनिज़म की बात होती है तो जैसा कि ये लोग भी बात कर रहे थे कि फेमिनिज़म को सिर्फ इस चीज़ से क्यों जोड़ दिया जाता है कि फेमिनिज़म ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सिर्फ लड़कियां बात कर रही हैं। तो मेरे लिए जो मतलब मुझे जो चीज़ फ़ील होती है वो ये है कि सिर्फ शोर बन के रह गया। मी टू मूवमेंट हुआ, बहुत सारे एलिगेशंस हुए, सवाल उठे, पर मेरा सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि फिर किसी को सज़ा क्यों नहीं हुई, मामले रफ़ा दफ़ा क्यों कर दिए गए। वो वाली एक चीज़ है जहाँ मुझे लगता है कि अभी चेंज आना बाकी है। मतलब अगर 100 स्टेप्स हैं तो उसमें से हमने शायद 20 पार कर लिए हैं, बट अभी भी 80 स्टेप्स पार करने बाकी हैं। बिल्कुल, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि चेंज की बात हर कोई करता है, हम कहीं भी जाते हैं चेंज हमें सुनाई देता है कि चेंज की ज़रूरत है। आप खुद बोलते हैं, आप सब लोग बोल रहे हैं कि चेंज की ज़रूरत है, लेकिन ये चेंज आएगा कैसे? कैसे हम महसूस कर पाएंगे कि हम सेफ़ हैं, या कैसे हम समझ पाएंगे कि हम रास्ते में अगर जाएंगे तो कोई हमें परेशान नहीं करेगा, दूसरी सिटीज़ में या ट्रेन में हम सेफली ट्रेवल कर सकते हैं? चेंज कैसे आएगा? ये आपने बहुत सही बात करी। हमेशा कोई ना कोई बात पे आवाज़ उठती है। विमेन एम्पावरमेंट हमेशा से चल रहा है। हम रानी लक्ष्मीबाई को भी देखें तो उनके टाइम से भी वो चल रहा था, बट वो कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन, जो एग्जीक्यूशन है, सरकार की इतनी ज़्यादा योजनाएं हैं फ़ीमेल्स के लिए कि हर जगह उनको बेनिफिट मिले, बट फिर भी आज भी क्यों विमेन एम्पावरमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है? हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वुमेन्स को ये नहीं मिल रहा, वो राइट नहीं है। हम कंप्लेन क्यों करते हैं? हम क्यों ना उस पोजीशन पे पहुंच जाएं जहां से हम खुद वो चेंज ले आएं? हम क्यों खड़े होके ये किसी और के सामने बोलें कि आप प्लीज़ हमारे लिए एक चेंज लेके आएँ? क्यों ना हम खुद ही उस जगह पहुँचे जहाँ से हम वो चेंज ला सकते हैं खुद, क्योंकि जो विज़न हमारा है, जो फीमेल्स का है, जो वो चाहती हैं करना, उससे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। फेमिनिज़म में अगर मेल्स भी बोलें तो ठीक है, बट वो उतनी अच्छे से नहीं समझ सकते, और जब तक आप खुद उस चीज़ से गो थ्रू नहीं होते हो तब तक वो जो आपके अंदर जो एक जज्बा आता है वो चीज़ करने का कि हाँ ये मेरा विज़न है, मैंने लोगों को फेस करते हुए देखा है, मैंने घर में देखा है, मैंने खुद को देखा है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद वाली जनरेशन या जो भी आ रहे हैं मैं कुछ बेहतर छोड़ के जाऊं उनके लिए। तो हमेशा चेंज वहाँ से शुरू होता है, ये नहीं कि हम अपनी जनरेशन में उसको स्प्रेड करें। हमारे पेरेंट्स होते हैं जो एक थिंकिंग हमारे दिमाग में ड्राइव डाउन करते हैं बचपन से, जो हम देखते हैं हमें पता भी नहीं चलता वो कब हमारे साइकोलॉजी, हमारे ब्रेन में अडॉप्ट हो जाती है, और वो हमें फिर कभी गलत भी नहीं लगती। अगर अभी आप मुझसे पूछें कि मुझे 9 बजे की डेडलाइन है और मेरे भाई को 12 बजे की है, तो वो मुझे गलत नहीं लगेगा, मुझे लगेगा ठीक है, ये तो हमेशा से है, मैंने आसपास यही देखा है। बट अगर सोचा जाए तो क्यों नहीं, अगर हम लड़कों को भी यही सिखाएं कि तुम्हारी भी 9 है, इसकी भी 9 है, तब हम सेफ़ फील करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है। तो अगर चेंज लाना है तो उस जगह पहुँचे जहाँ से आप चेंज शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कितना इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? और क्योंकि बात अगर चेंज की हो रही है तो वो बार बार सवाल यही कि चेंज की बात हर कोई कर रहा है, कैसे चेंज आएगा? जैसे इन्होंने अभी जिक्र किया कि क्यों ना हम खुद उस जगह पे पहुँचे कि उस चेंज को हम लाएं। इससे अगर पॉलिटिक्स से हम रिलेट करके देखें तो जैसे कि गवर्नमेंट जब आती है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर के पद पर या राष्ट्रपति के पद पर एक मेल बैठा होता है, कानून बनते हैं वहाँ से, महिलाओं के लिए भी कानून वहाँ से बनाए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है ऐसा कि अगर वहाँ पर एक महिला बैठी होती तो वो बहुत ओपनली उस बात को समझती कि महिलाएं किस दौर से गुजर रही हैं, महिलाओं को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या मैं महिला होने के नाते समझूं तो ऐसा कानून मैं बना सकती हूँ, या ये चीज़ महिलाओं के हित के लिए मैं कर सकती हूँ? मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाह रही हूँ अभी, कि जितनी भी फीमेल्स पॉलिटिकली आगे आ रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है रिजर्वेशंस। तो ये जो रिजर्वेशंस हैं उनके चक्कर में आ रही हैं फीमेल्स आगे, बट यहाँ पे चीज़ कम कहाँ पड़ रही है कि उनको खुद आना चाहिए। सोसाइटी ऐसी बननी चाहिए कि वो खुद आगे बढ़कर आगे आएँ। क्यों नहीं आना चाह रही हैं?
क्यों महिलाएं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं ले पा रही हैं? क्योंकि उनको सोसाइटी एक वैसा एटमॉस्फेयर दे ही नहीं रही है। अब जैसे मेरी ही बात लीजिए, मुझसे जब अगर पापा बोलेंगे कि बेटा तुम 9 बजे तक घर आ जाओ, तो मैं उनके साथ अग्री करूँगी, क्योंकि मुझे पता है बाहर सेफ्टी नहीं है, मैं सिक्योर नहीं हूँ। मेरी बहन 12 बजे बाहर है, मुझे बहुत टेंशन होगी कि ये कब घर आएगी, क्योंकि हाँ सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। और महादेवी वर्मा, उनको हम सिर्फ गिल्लू एक कहानी के लिए जानते हैं, बट उनने फीमेल्स के ऊपर, फेमिनिज्म के ऊपर बहुत अच्छे बड़े एसेज लिखे हुए हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि वो जितने पॉइंट्स उनने उस टाइम पे दिए थे, जितनी डिबेट्स उस टाइम पे दी थी, वो आज रेलेवेंट है। तो ये दिखा रहा है कि हमारी सोसाइटी अभी भी आफ्टर इतने चेंजेस, इतने साल के बाद कितनी बैकवर्ड है, जब उनके 1800 1700 के टाइम के डिबेट्स अभी भी रेलेवेंट है इस टाइम पे। और तो वो वही चीज़ है कि सोसाइटी को सेफ़ होना पड़ेगा। जब भी कोई रेप केस होता है तो हम फीमेल से पूछते हैं आपके साथ ये क्यों हुआ। मैं अपने भाई के साथ बदतमीज़ी करूँगी तो मुझसे पूछा जाएगा तुमने उनके साथ क्यों ऐसा बिहेव करा। तो जब ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्हें उस मेल पर्सन से पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों करा। यानी ये कहा जा सकता है कि किसी लड़की के साथ अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है तो सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल उसमें हो जाता है। फैमिली तो ठीक है, लेकिन सोसाइटी और फैमिली डरती क्यों है? केवल सोसाइटी के कारण कि सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। अगर एक लड़की अपनी पसंद से शादी करना चाहती है, मैं अगर पर्सनली बोलूँ, मैं पापा को जाके बोलूँ कि पापा मुझे ये लड़का पसंद है, तो पापा के दिमाग में ये चीज़ आएगी, ठीक है बेटा हम करवा देंगे। लेकिन सोसाइटी क्या बोलेगी, हमें जिस समाज में रहना है वो समाज क्या बोलेगा। तो ये चीज़ें कैसे दूर हो पाएंगी? हम काफ़ी देर से सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, इस हद तक कि हम पॉलिटिकल तक चले गए कि सरकार इस चेंज को लाए, सरकार इस चेंज को लाए। जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 2 या 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, फिर हम सरकार तक जा सकते हैं, जो हम हमारे लेवल तक कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि क्योंकि हम उस एज तक आ गए, 2-3 साल बाद हमारी शादी होगी, हमारे भी बच्चे होंगे। कोएड एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जब आप दोनों जेंडर्स अगर सेम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो इतने कंफर्टेबल हो जाएं कि वो हमेशा ही वैसे रहें। जैसे अगर कोई लड़की कॉन्वेंट में पढ़ रही है, वो थोड़े टाइम बाद कोएड में जाती है या बाहर जाती है, उसको पता ही नहीं है कि वो वहाँ कैसे बिहेव करे। अगर 10 लड़के हैं तो उसको नहीं पता कि उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाना चाहिए या अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखना चाहिए। अगर वो स्टार्टिंग से ही कोएड में है तो उसको पता है कि ठीक है मुझे ऐसे बिहेव करना है, या लड़कों को पता है कि उनको लड़कियों के सामने ऐसे बिहेव करना है। तो कोएड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, हम हमारी हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश के सब्जेक्ट में, हिंदी में, हर जगह विमेन की कठिनाइयों के बारे में पढ़ते हैं कि उनने ये कठिनाई झेल के फिर ये करा। उसके साथ या उसकी जगह हम उनके अचीवमेंट्स या उनके अकम्पलिशमेंट्स के बारे में पढ़े, वो दूसरे लोगों को इंस्पायर करेगा। अगर आज हमारी जनरेशन या हमारी पिछली जनरेशन, आगे वाली जनरेशन में कोई कुछ बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है, उससे अगर हम बच्चों को पढ़ाएं कि ठीक है इसने ऐसी ऐसी चीज़ करी, तो उनको उससे इंस्पिरेशन मिलेगी कि उसने आवाज़ उठाई, उसकी आवाज़ सुनी गई। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि उनने इतनी कठिनाई झेली, उनने ये लड़ा और फिर वो मर गई या जो भी। तो हमेशा एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में कि आप बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं या आपकी फैमिली आपको क्या पढ़ा रही है, स्कूल में आपकी एजुकेशन कैसी है, लड़कों की एजुकेशन कैसी है, लड़कियों की एजुकेशन कैसी है। हाँ बिल्कुल, हाँ आप बोल दीजिए। तो एक्चुअली आप बात कर रहे थे कि चेंज कैसे लेके आएंगे। वी वुड एड्रेस द प्रॉब्लम्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स वुमेन फेस करती हैं, which is discrimination is very much prominent over here. तो आई थिंक कि जो चेंज है वो पेट्रियार्कल एक जो माइंडसेट है जो हमारा, आई थिंक इंडियन सोसाइटी पूरी पेट्रियार्कल माइंडसेट में डूबी हुई है अभी तक। इवन द चाइल्ड, जो छोटा चाइल्ड पैदा होता है उसको तक ये सिखाया जाता है समवेयर ही ऑल्सो नोज़ कि जो मेल है वो सुपीरियर है, जो फीमेल है वो इन्फीरियर है। जो एक women का रोल होता है दैट इज़ ऑलवेज लिमिटेड टू अ हाउस होल्ड, दैट इज़ ऑलवेज लिमिटेड टू अ किचन। एग्जैक्टली, तो बात वही है कि एजुकेशन, चाहे आपके घर में एजुकेशन हो रही हो, चाहे आपकी स्कूल में हो रही हो, या दादी के थ्रू जो शिक्षा हम लेते हैं, दादी के थ्रू जो बातचीत हम समझते हैं, दादा दादी के थ्रू, हमारे एल्डर्स के थ्रू,
एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आप कुछ कह रही थी। जी, तो मैं एक्चुअली बात एजुकेशन और एक बात उन्होंने भी बोल दी, तो इन दोनों बातों पे एक मेरी मतलब राय है। ये काफ़ी पर्सनल चीज़ है जो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, बट मेरे पापा, क्योंकि अब जो एजुकेशन की बात कर रहे थे, मैं इसको उससे लिंक कर सकती हूँ कि मेरे पापा जैसे ये चीज़ मुझसे कई बार शेयर कर चुके हैं कि उन्होंने अपने घर में बेहद पेट्रियार्की देखी है। मतलब उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, बट उन्होंने देखी है कि उनको जितनी फ्रीडम थी वो उनकी बहनों को नहीं थी। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट मेरे पापा की ये बहुत ज़्यादा चाह थी कि मेरी 2 बेटियाँ ही हों। इतनी ज़्यादा थी कि मेरे बर्थ के बाद, ये मेरी छोटी बहन है, इनके बर्थ पे उन्होंने 500-500 रुपये के नोट बांटे थे उस समय में नर्सेज़ को। तो मुझे इसमें लगता है कि यहाँ पे ना 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली चीज़ जो आप कह रहे थे एजुकेशन, कि मुझे लगता है कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने खुद की जो शिक्षा ली उससे, वो काफ़ी प्रॉम्प्टली काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। मुझे लगता है उससे उन्हें चीज़ रियलाइज़ हुई होगी कि लड़कियां एक चांस डिज़र्व करती हैं। तो उन्होंने ये चीज़ मुझसे कई बार कही है कि मैं बेसिकली एक मौका चाहता था एज अ फादर ये दिखाना कि लड़कियों को भी उतनी फ्रीडम मिल सकती है, कि मानसिकता अगर बदल ले, कोई इंसान ऐसा सोच ले कि हम अपनी मानसिकता चेंज कर सकते हैं, तो काफ़ी कुछ उससे बदला जा सकता है। और जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले दिल धड़कने दो करके एक मूवी है वो देख रही थी, वो मैंने बहुत बार देखी है, और उसका ये एक डायलॉग हमेशा मेरे जहन में रहता है। तो अगर आपने देखी हो, उसमें प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड और फरहान अख्तर का एक कॉन्वर्सेशन है जहां वो कहता है, जस्टिफाई करता है कि चेंजेस आ रहे हैं, मैंने आयशा को अलाउ किया उसका बिजनेस करने के लिए। तो फरहान अख्तर का वो डायलॉग था कि तुम ये कह रहे हो कि तुमने अलाउ किया, ये चीज़ प्रूव करता है कि पेट्रियार्की कहीं गई नहीं है, कि एक फ़ीमेल इक्वल है, तो तुम्हारे अलाउ करने की उसको ज़रूरत क्यों पड़ी। ये एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है, अलाउ करना। यानी कि आप भले ही मैरिड ना हो, आप अपनी फैमिली के साथ अभी रह रहे हो, अगर मैरिड होती भी हैं उसके बाद भी आपको अलाउ वर्ड जो होता है आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है कि आपको परमिशन की ज़रूरत है। ये लड़कों के साथ नहीं होता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स से परमिशन, बस पापा मैं यहाँ जा रहा हूँ, पापा मैं इतनी देर में आ जाऊँगा, बात ख़त्म हो जाती है। पर आपको कि पापा मैं चली जाऊँ, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड से आपको पूछना पड़ता है कि क्या मैं यहाँ जा सकती हूँ। हस्बैंड पूछेगा आप कितनी देर में वापस आएंगी, मैं इतनी देर में आऊँ, नहीं आओगे तो उस समय कॉल आपके आ जाते हैं कि भाई घर पे खाना बनाना है, कि इतना काम पड़ा है, दुनिया भर की बातें निकल कर आ जाती हैं। तो ये अलाउ वर्ड कब तक जुड़ा रहेगा, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ये सबसे आपने बहुत प्यारी चीज़ पिन डाउन करी है। मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर हम रिस्पेक्ट देंगे ना तो रिस्पेक्ट हमें मिलेगी। एक बहुत प्यारी सी लाइनें मैंने पढ़ी थी, नारी प्रीत में राधा बने, गृहिणी बने जानकी, काली बनकर शीश काटे, जब बात हो आत्मसम्मान की। तो ये चीज़ बहुत बहुत प्यारी लाइन है, और ये छोटी सी लाइन जो है वो महिलाओं को डिस्क्राइब कर रही है। मनुष्य को जानना पड़ेगा कि नारी के बिना उसका जीवन अधूरा है। हमें विमेन को वो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। किसी भी मनुष्य का जीवन पूरा नहीं होगा जब तक नारी को आत्मसम्मान नहीं दिया जाएगा। और ये 2 वे होता है, मैं 1 वे कोई बात नहीं कर रही हूँ। अगर नारी भी उस तरह मेंस को रिस्पेक्ट करेंगी तो उनको भी वही सेम रिस्पेक्ट मिलेगी। जैसे कहते हैं ना कि एक गाड़ी के लिए दोनों पहिए ज़रूरी होते हैं, अगर एक भी हट जाए तो दूसरा का दिक्कत हो जाती है। तो ये हाँ बिल्कुल बताइए। आई हैव द सेम लाइक अ पॉइंट कि आपने बोला दोनों साइड से एक वो बैलेंस मेंटेन करना चाहिए कि अगर मेल्स को ये परमिशन है कि वो परमिशन ग्रांट कर रहे हैं तो वो फीमेल्स ने ही दी है, वो अथॉरिटी उनको कि हाँ हमने इनको अथॉरिटी दी है। अगर आप मम्मी के पास जाके कुछ पूछते हो तो मम्मी बोलती है पापा से पूछ लो फिर मैं बोलूँगी। तो ये बात एक मेंटालिटी लोगों के में आना चाहिए कि हाँ अगर मेल्स के पास अथॉरिटी है तो वो उनको मिली नहीं थी विरासत में, उनको फीमेल्स ने ही दी है। तो वो एक चीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम घर पे होते हैं, मैं कभी घर पे अकेली होती हूँ, मैं सोचती हूँ मम्मी नहीं है पापा नहीं है, मैं किससे पूछूँ। मुझे लगता है अभी वहीं मेरा भाई होगा तो वो मुझसे बोल के भी नहीं जाएगा कि मैं जा रहा हूँ, और मैं पूछ भी नहीं सकती क्योंकि मुझे पता है कि पूछने की ज़रूरत नहीं है, परमिशन का अलाउ वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक मेंटालिटी आ चुकी है हमारे दिमाग में कि लड़कों की लड़कों से बोला जाता है लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, पिंक कलर पहना है तो लड़कियों का कलर क्यों पहना है। ये मेंटालिटी हमारे पेरेंट्स से ही आ गई है हमेशा से। तो हमेशा बात होती है इक्वालिटी की, दोनों 2 साइड ऑफ द स्टोरी की, हर चीज़ की हम लोग बात बहुत करते हैं। बात करके यहाँ भी अगर हम बात कर रहे हैं इस बारे में, बहुत सारे ओपिनियंस है सबके पास, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे, फिर हम क्या कर रहे हैं
यूजुअली लोग भूल जाते हैं, बात करके आवाज़ उठा के ख़त्म हो जाती है। हम यहाँ से उठ के आगे जाएं और उसी बात को कंटिन्यू करें, उस मैसेज को पहुँचाएं, तो वो चेंज आएगा। तो वो ये जो प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो हम अपने मन की बातें कर रहे हैं, ये प्रोग्राम तभी सफल हो पाएगा, तभी सक्सेस हो पाएगा जब इसका कोई रिजल्ट हमें दिखाई देता है। आज इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ फेस करके बैठे हैं। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहती थी? मैं कुछ और बोलने वाली थी, पर इन्होंने जेंडर स्टीरियोटाइप की जो बात करी है, जेंडर स्टीरियोटाइप भी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है और जो वो बोल रहे हैं कि वो चला आ रहा है मेंटालिटी में। आई थिंक जो वुमेन का जो डोमेस्टिक लेबर होता है वो भी उस जेंडर स्टीरियोटाइप की वजह से काफ़ी इग्नोर किया जाता है। जो हमारी मम्मियाँ घर पे खाना बनाती हैं, मैंने कल परसों ही द हिंदू में एक न्यूज़ पढ़ रही थी मैं, जिसमें आया था कि तमिलनाडु में देयर इज़ बीन अ न्यू इनिशिएटिव बाय कमल हसन पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें उन्होंने जो वुमेन का जो डोमेस्टिक लेबर है उसे वो पेड बना रहे हैं। मतलब दे गोइंग टू पे वुमेन फॉर डूइंग द डोमेस्टिक लेबर। ऐसा मुद्दा है जिस पर अभी बहुत चर्चा इस वक्त चल रही है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम बोलो बोलो मुँह तो खोलो में आज हमने महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है। हर महिला जो यहाँ पर मौजूद है उसने अपने विचार, अपने थॉट्स इस कार्यक्रम के ज़रिए रखे, लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ बहुत अच्छे विचार भी थे जो हम सभी को पसंद आए और उन्हीं को आज हम कुछ ख़ास तोहफे भी देना चाहते हैं। कंसोलेशन प्राइज़ जो मंजित कलेक्शन की तरफ से दिए जा रहे हैं वो मैं जो यहाँ पर ख़ास मौजूद हैं जिनके विचार बहुत अच्छे थे उन्हें आज हम ये देंगे। सबसे पहले शिवानी, मैं आपके पास आऊँगी और आपको ये देना चाहूँगी और तालियां भी बजनी चाहिए क्योंकि हमारे बीच में से ही एक महिला जिसे हम प्राइज़ दे रहे हैं। और नेक्स्ट है आरुषि, तालियां बजती रहनी चाहिए। नेक्स्ट आकृति। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी जिस फील्ड में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उस फील्ड में आप आगे बढ़ें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया कदम, एक नई क्रांति आप लोगों की तरफ से बढ़ाई जाए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।